नमस्कार। नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुप्रभात। आज 30 जून और आज हमारे जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यान माला को 6 महीने पूरे होते हैं। आप सभी ने जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपका धन्यवाद मानती हूँ। सॉरी। पिछले हफ्ते हमने सामाजिक संगठन की वर्ण प्रणाली के बारे में जान लिया था। आज हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। मैं कहकर सर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। स्वाति जी धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। शुरू करेंगे जी। पिछले व्याख्यान के पुष्प में हमने भारतीय सामाजिक संगठन की वर्ण प्रणाली के पहले हिस्से का यानी वर्ण का विचार किया था। इस वर्ण के जो गुण लक्षण हैं उनको समाज हित में किस प्रकार से एक व्यवस्था के रूप में, जिसे सामान्यतः लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उसके रूप में हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था, उसके बारे में हमने जाना। आज इस वर्ण प्रणाली का, संगठन प्रणाली का, वर्ण का जो एक हिस्सा है वर्ण प्रणाली, दूसरा हिस्सा है आश्रम प्रणाली। वर्णाश्रम दोनों मिलकर वर्णाश्रम धर्म बनता है, वर्णाश्रम सामाजिक संगठन बनता है। आज हम इसके दूसरे हिस्से का, वर्ण प्रणाली के दूसरे हिस्से का, जातियों का विचार आज हम करेंगे। पिछले व्याख्यान में मैंने ये बताया था कि वर्ण और जाति, इनका ताना बाना होता है। अलग से केवल इसको समझना यह भारतीय सामाजिक संगठन को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इन दोनों के ताने बाने को समझेंगे तो फिर हमारे इस वर्णाश्रम धर्म की वर्ण प्रणाली को हम ठीक से समझ पाएंगे। इनके ताने बाने के कुछ जो बिंदु हैं उनका विचार पिछले सत्र में भी हमने किया था, इस सत्र में थोड़ा और अधिक विस्तार से करेंगे। वैसे जाति के बारे में वर्तमान में जो भी चर्चाएं होती हैं वह जाति के अनुसार हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जाति के लोगों की संख्या अधिक है, इसके लिए अधिक आरक्षण मिलना चाहिए। तो स्वार्थ के लिए, अपने लिए अधिक से अधिक लाभ इस सामाजिक व्यवस्था में मिल सके, इस प्रकार के प्रयत्नों को लेकर ही आज जाति का विचार होता है। अन्यथा जाति का शब्द प्रयोग किया जाता है वो जातियों को गालियां देने के लिए ही। ऐसी दुर्भाग्य से आज जातियों की स्थिति है। वर्ण की भी जो स्थिति है, तो वर्ण प्रणाली का वर्ण जो हिस्सा है, यह तो समाज जीवन में आजकल शब्द प्रयोग ही लगभग सब भूलते जा रहे हैं। जाति का शब्द प्रयोग जो है वह और दृढ़ होता जा रहा है और इसके कारण जाति भेद, जातियों में परस्पर वैमनस्य निर्माण किया जा रहा है। वैसे वर्ण और जाति यह हमारी विशेषता है, भारतीय समाज की विशेषता है। वर्णाश्रम धर्म भी, यह सामाजिक संगठन जो है, यह भारतीय समाज का एक अपना अनूठा ऐसा सर्व समाज व्यापी, सर्व समाज हितकारी ऐसा यह सामाजिक संगठन है। इसमें ये कब से शुरू हुआ ये कहना शायद लगभग असंभव है, क्योंकि कहीं भी ये वर्णाश्रम
ये जो प्रणाली थी संगठन की, ये कब से शुरू हुई, इसके ठीक ठीक संदर्भ तो कहीं मिलते नहीं हैं। कुछ मोटे मोटे संदर्भ जाति के बारे में मनुस्मृति में मिलते हैं, कुछ अनुमान से लगाए जा सकते हैं, और कुछ वेदों में जो पुरुष सूक्त में वर्णन है वर्णों के बारे में, जैसे मनुष्य के शरीर में 4 अंग काम करते हैं, वैसे समाज जीवन में 4 वर्णों के लोग काम करते हैं, ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया है। उससे आगे भगवत गीता में भी यह स्पष्ट किया गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं मैंने निर्माण किए हैं चारों वर्ण। तो ऐसे कुछ संदर्भ छोड़ दिए जाएं तो बहुत कुछ इसके बारे में लिखा हुआ मिलता नहीं है, या शायद ऐसा साहित्य या तो मुसलमानों ने नष्ट कर दिया होगा या अंग्रेजों ने भ्रष्ट कर दिया होगा। इसके लिए इसका सही सही मार्गदर्शन यह वर्तमान में मिलना कठिन हो गया है। ये वर्ण और जाति के बारे में कई लोग कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल से ये प्रणाली चली आ रही है। ये तो सत्य है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान जो अभारतीय जीवन है, जो हमारी अभारतीय बन गई है सोच, उसके अनुसार तो जो नया है वो श्रेष्ठ है, जो पुराना है वो गया बीता है, घटिया है। जैसे इस अभारतीय विचार को उसका प्रतिनिधित्व करने वाले टेनिसन करके एक बहुत प्रसिद्ध कवि हो गए, अंग्रेज कवि हैं, और अंग्रेजों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, कवि और विचारक। इस दृष्टि से वो कहते हैं जो पुराना है उसका त्याग करो, जो नया है उसका स्वीकार करो। उसके साथ में वो जोड़ते हैं जो बुरा है उसका त्याग करो, यानी जो पुराना है वो बुरा है, और जो नया है उसका स्वीकार करो, जो अच्छा है उसका स्वीकार करो, यानी जो नया है वो अच्छा है। ऐसी एकांतिक ऐसी अवधारणा भारतीय समाज ने कभी नहीं की। हमारे यहाँ तो श्रेष्ठ क्या है, वह पुराना हो चाहे नया हो, वह स्वीकारनीय है, वह ग्राह्य है, ऐसा ही कहा गया है। इसके लिए हमारे यहाँ भी जो तत्वज्ञानी कवि कालिदास माने जाते हैं, जो अद्वितीय ऐसे माने जाते हैं। कालिदास कहते हैं पुराणमित्येव न साधु सर्वम, जो पुराने हैं वह सब श्रेष्ठ है, ऐसा हम नहीं मानते। न तो काव्य और न ही किसी का कथन। इस प्रकार से वो स्पष्ट करते हैं। आगे और किसी कवि ने और स्पष्ट किया इसको, युक्तियुक्तम वचो ग्राह्यम, यानी जो युक्त है, जो बुद्धि युक्त है, ऐसा वचन है वह ग्राह्य है, वह स्वीकार करने योग्य है। वो आगे कहता है किसका, बालादपि शुकादपि। बालादपि यानी जैसे हम कहते हैं ना, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, वही कहा गया इसमें। युक्तियुक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि, और यहाँ शुक का अर्थ है तोता। वो तोता रटंत जैसा, भले तोता रटंत के रूप में वो कहता हो, लेकिन वह यदि युक्त युक्त है, बुद्धि युक्त है, वह स्वीकार करने योग्य है, करणीय है। और आगे वो कहते हैं अयुक्ति युक्तम वचो त्याज्यम, जो अयुक्ति संगत है, जो बुद्धि युक्त नहीं है, वो आगे कहते हैं वृद्धादपि शुकादपि, यानी वो वृद्ध, अनुभव से समृद्ध, जिसकी आयु बहुत अधिक हो गई है, जिसने बहुत सारे अनुभव दुनिया में लिए हैं, ऐसा वृद्ध भी कहता है। या शुक, यहाँ शुक का अर्थ है शुक मुनि। भगवान वेद व्यास के यह पुत्र थे और बहुत ही ज्ञानी विज्ञानी ऐसे थे। तो कहा गया है कि वह वृद्ध कहे चाहे शुक मुनि जैसा विद्वत श्रेष्ठ, ऐसा भी यदि कहे, वह यदि अयुक्ति संगत है तो वह त्याज्य है। भारतीय अवधारणा ज्ञान के बारे में इतनी स्पष्ट है कि जो श्रेष्ठ है, जो सबके हित का है, वह स्वीकारनीय है, वह पुराना हो चाहे नया हो। और इसलिए जाति व्यवस्था या वर्ण आश्रम धर्म यह कितना पुराना है, इसके कारण न तो यह स्वीकारनीय बनता है और न ही यह त्याज्य बनता है।
यह तो उसके गुण और उसके सर्वहितकारिता की कसौटी पर तौल कर ही हमें तय करना होगा। वर्ण के बारे में तो हमने पिछले पुष्प में अच्छी तरह से घिस पीट कर उसको देखा है कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जिस समाज में होती है वो पूरा समाज आनंदमय हो जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार जब हर व्यक्ति काम करता है तो आनंद पाता है और वह आनंद बांटता है सब लोगों में, सारा समाज आनंद युक्त हो जाता है। इसी दृष्टि से अब हम आगे जाति प्रणाली के बारे में भी, जाति का जो पहलू है वर्ण प्रणाली का, उसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि केवल जाति प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही, इसके लिए इसको श्रेष्ठ मानना यह हमें स्वीकार नहीं है, यह भारतीय सोच नहीं है। इसको ठोक परख कर इसकी सर्वहितकारिता, इसकी बुद्धियुक्तता, इसे जांच कर ही इसका स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो प्राचीन काल से कब से चली आ रही है, तो जो सहज संदर्भ उपलब्ध हैं उसके हिसाब से रामायण काल में तो ये थी, त्रेता युग में थी, यानी कुछ 11-12 लाख वर्ष पूर्व में भी जाति प्रणाली थी। महाभारत में भी कहा गया है, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, भगवद गीता में पहले अध्याय में कहते हैं अर्जुन, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। ये शाश्वत है, जाति धर्म कुल धर्म ये शाश्वत है, ऐसा अर्जुन कहते हैं और कृष्ण उसको नकारते नहीं है। तो मीमांसा शास्त्र के अनुसार जब इस प्रकार की कोई शंका उपस्थित की जाए और उसे यदि नकारा नहीं गया, वह गलत कैसा है यह बताया नहीं गया, तो ऐसा माना जाता है कि वो कही गई बात जो है वह सत्य है, वह तथ्य है, वह स्वीकारनीय है। और इसलिए भगवान इस जाति धर्म की शाश्वतता को मान्य करते हैं, ऐसा उससे अनुमान तर्क लगाया जा सकता है। अब ये जाति व्यवस्था महाभारत के काल में भी थी, यानी द्वापर युग में भी थी, वर्तमान काल में भी जाति व्यवस्था है ही। तो इस प्रकार से यह केवल प्राचीन काल से चली आ रही है ऐसा नहीं है, तो यह काल सिद्ध हुई है, क्योंकि काल के प्रवाह में ऐसी कई जो तात्कालिक होती हैं, उस समय के वर्तमान के अनुसार प्रासंगिक होती हैं, ऐसी कई बातें काल के प्रवाह में समाज छोड़ देता है, समाज उसे नष्ट होने देता है। लेकिन जाति यह आज भी बनी हुई है और ऐसा कहा जाता है जो जाति नहीं उसे जाति कहते हैं। यानी सब लोग ये मानते हैं कि जाति यह जो विषय है यह नष्ट होने वाला नहीं है। केवल दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि हमारे भारतीय समाज सुधारक भी अंग्रेजों के बहकावे में आ गए, अंग्रेजों ने जो यहाँ पर भ्रम निर्माण किया उसके शिकार हो गए। धर्मपाल जी कहते हैं, उनका जो पुस्तक है भारतीय चित्त मानस और काल, उसमें बताते हैं कि जाति के बारे में जो भारतीय समाज में आक्रोश आज दिखाई देता है उसका कारण अंग्रेज हैं। जातियों को के दोषों को देखकर, दोष तो उसमें कालांतर में कुछ घुसे थे, ये तो बिल्कुल सत्य है, उस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इस जाति प्रणाली के बारे में जो आज समाज जीवन में आक्रोश दिखाई देता है यह अंग्रेजों के कारण है। और अंग्रेजों के इस जाति प्रथा के विरोध में विचार और प्रचार करने का कुछ कारण रहा होगा। वो क्या कारण थे उसका विचार हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला तो उसमें यह था, इस जाति प्रणाली में जो ब्राह्मण थे, वर्ण प्रणाली में जो ब्राह्मण थे, उनको समाज में सम्मान मिलता था, सर्वोच्च सम्मान। ये पिछले सत्र में हमने ये जाना कि ब्राह्मण पूरे समाज की स्वाभाविक स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है, इसलिए वह सबसे अधिक सम्मानित माना जाता है। क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है वह उसके आगे, उससे दूसरे क्रमांक पर सम्मान पाता है क्योंकि वह शासनिक स्वतंत्रता की जिम्मेदारी लेता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने पाया
कि ब्राह्मणों का यह समाज बहुत सम्मान से देखता है। और उनका अनुभव कैसा था मैं बताऊं आपको। कलेक्टर अपने कार्यालयीन काम समाप्त होने के बाद में घर जा रहा है और पीछे उसका चपरासी जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण अब थोड़ा सा सीख गया है, अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षा प्राप्त कर ली और उसका चपरासी बन गया है। और चपरासी अंग्रेज का बस्ता जो है घर में काम करने के लिए जो ले जा रहा है, वो पीछे पीछे उसके चल रहा है। सामने से रास्ते में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता था समाज का, तो वह अंग्रेज अधिकारी जो कलेक्टर था उससे तो शेक हैंड करता था, हाथ मिलाता था। और जब वो आगे निकल जाता था कलेक्टर, तो उसके पीछे आने वाले इस ब्राह्मण चपरासी को नीचे झुककर पाय लागू करके नमस्कार करता था। अब ये बात तो सत्य है कि सारे के सारे 100% ब्राह्मण ऐसे नहीं रहे होंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज का नेतृत्व तो करते थे, ऐसा कहने में कोई संकोच की बात नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी नए नए संगठन खड़े हुए, नए नए समाज जीवन में पहले शुरू हुई, इसमें ब्राह्मणों का तो हमेशा नेतृत्व स्थल पर ब्राह्मणों की संख्या पर्याप्त मात्रा में रही। हालांकि ब्राह्मणों का आबादी की जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिशत बहुत कम है समाज जीवन में, लेकिन प्रत्यक्ष नेतृत्व के क्षेत्र में यदि हम देखें तो ब्राह्मण हमेशा, जो वर्ण व्यवस्था नष्ट होने के बाद में भी ब्राह्मण हमेशा अच्छी खासी संख्या में नेतृत्व के स्थानों पर दिखाई देंगे। फिर वो आज के वे राजनीतिक दल होंगे वहां भी दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण का यह जो स्थान है इसको नष्ट करना होगा, यह उनका एक उद्देश्य था, इस जाति व्यवस्था का विरोध करने का, इसको नष्ट करने का। और दूसरा यह था कि जाति व्यवस्था जो थी यह अंग्रेजों के जो योजना में था कि भारत का ईसाईकरण होना चाहिए, यहाँ हिंदू नाम का कोई व्यक्ति न रहे, हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति न रहे, इन सबको हम ईसाई बना डालेंगे। इसके लिए जाति प्रणाली यह सबसे बड़ा अवरोध थी, क्योंकि कोई ईसाई बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि उसको चिंता यह लगी रहती थी कि मैं ईसाई बन जाऊंगा तो मेरे बेटे बेटियों के साथ में विवाह कौन करेगा, कि वो तो जाति बाह्य हो जाता था, जाति में उसकी रोटी बेटी के व्यवहार बंद हो जाते थे। और इसके लिए कोई भी ईसाई बनने को तैयार नहीं होता था, और इसलिए अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को बदनाम करने का भरसक और बहुत सफल प्रयास किया। और हमारे दुर्भाग्य से हमारे भी भारतीय मूल के ऐसे जो तथाकथित समाज सुधारक हैं, उन्होंने अंग्रेजों का यही जाति विरोधी जो काम था उसे आगे बढ़ाया। और आज हम देखते हैं जैसे शरद पवार जैसे कुछ लोग हैं जो तो जाति के बारे में और ब्राह्मणों के बारे में द्वेष युक्त इतना जहर उगलते रहते हैं। आज भी वैसे तो ब्राह्मण सत्ता में बहुत कम रहे, सत्ता तो हमेशा क्षत्रियों के हाथ में रही, कानून न्याय व्यवस्था सामान्यतः सब क्षत्रियों के हाथ में रही। फिर भी ब्राह्मणों के बारे में जो अंग्रेजों ने जहर भरा था, वह जहर अभी भी हमारे देश में कई विभिन्न वर्णों के, विभिन्न जातियों के नेताओं के दिमाग में से गया नहीं है। इसका यह लक्षण है। और इसलिए यह जाति व्यवस्था को या जाति प्रणाली को, इस संगठन को स्थापित करने की दृष्टि से यह कितना बड़ा आह्वान है, कितनी बड़ी चुनौती है, यह भी हमारे समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि यह सर्वहितकारी है तो करनी तो यही रहेगा। किस प्रकार से इसके अवरोधों को दूर करना, यह नीति और रणनीति का काम है, इसका भी विचार होना चाहिए। आगे कभी इसका विचार हम करेंगे। अभी जातियों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये जाति व्यवस्था श्रेष्ठ क्यों रही, क्यों हजारों लाखों वर्षों से ये निरंतर चलती रही। आप देखिए 300 वर्ष पहले तक के किसी भी भारतीय राष्ट्रीय साहित्य में, किसी भी संतों के साहित्य में जाति व्यवस्था के विरोध में आपको कोई उक्तियां नहीं मिलेंगी। उसमें मैं पिछड़ी जाति का हूं ऐसा कहने वाले लोग तो रखे हैं,
लेकिन उन्होंने कभी अन्य जो उन्नत जातियां मानी जाती थी उस समय के, उनके विरोध में द्वेष प्रकट नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा करते थे कि भारत में जाति भेद तो रहा है, जातियों में अंतर रहा है, लेकिन यह जो जाति भेद है इसमें कहीं द्वेष का भाव नहीं था। अम्बेडकर जी भी ये कह रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि जातियों के नेताओं में जो जहर भर दिया गया है, उसके कारण समाज खंडित विखंडित होता जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बंटता जा रहा है। भारत के पूरे इतिहास में आप देखेंगे कहीं भी एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें एक जाति खड़ी हो गई और दूसरी जातियों के विरोध में उसने लड़ाइयां शुरू कर दी। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। उदाहरण जो ऐसे लड़ाई के मिलेंगे वह आपस में मिलेंगे आपको, यानी ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ पड़ा, क्षत्रिय क्षत्रिय से लड़ पड़ा। इस प्रकार से क्षत्रिय जातियों में से व्यक्तिगत स्तर पर राजा आपस में लड़ते थे, तो वह कोई पड़ोस का राजा ब्राह्मण है इसके लिए नहीं लड़ते थे, वह तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते थे। इसे हमें समझना होगा। और इसलिए जाति व्यवस्था को जो बदनाम किया जाता है कि इसके कारण भारत का पतन हुआ, यह सरासर झूठ है। यह समाज को भ्रम में डालने के लिए किया हुआ अपप्रचार है। अब देखिए पूरा इतिहास देख लीजिए, ये जाति व्यवस्था, जाति प्रणाली तो रामायण काल से महाभारत और अभी तक रही है, 200-250 वर्ष पहले तक रही है। लेकिन कभी भी इस जाति ने आपस में संघर्ष निर्माण नहीं किए। और जो जिससे हम जाति विहीन समाज हम निर्माण करने जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे में कई ऐसी जातियां खड़ी हो गई हैं, ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं, ऐसे सामाजिक संगठन खड़े हो गए हैं जो एक दूसरे का कट्टरता से विरोध करते हैं, एक दूसरे का खून पीने के लिए लालायित हैं। ऐसे वर्ग हमने खड़े कर दिए हैं। पूरे समाज को खंडित विखंडित करने वाले ऐसे सामाजिक संगठन, यह इस जाति व्यवस्था को नष्ट करने के फल स्वरूप हैं। इसे भी हमें समझना होगा। अभी जाति होती क्या है? जाति यह शब्द ज्ञाति इस शब्द से बना हुआ है, उसका सरलीकरण है। ज्ञाति शब्द, ज्ञ शब्द का उच्चारण जो कठिन है थोड़ा सा, इसके लिए ज बन गया उसका। वैसे संस्कृत में ज्ञाति कहेंगे तो जाति और जाति इनमें बहुत साम्य आप पाएंगे। संस्कृत में जो मराठी में ज्ञ कहते हैं, हिंदी में ज्ञ कहते हैं, ज्ञान, वह ज्ञ जो है उसे ज्ञ के रूप में उच्चारित किया जाता है। तो जाति और जाति इनमें दोनों में बहुत साम्य दिखाई देगा। यह किसी एक व्यावसायिक कौशल का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को रखने वाला जो समुदाय है, सामाजिक गुट है, उसे जाति कहा गया। तो जाति का संबंध जो है यह व्यावसायिक कौशल से है, और जाति प्रणाली जो बनी है यह इन व्यावसायिक कौशलों के सर्वहितकारी समायोजन का नाम है। और ये जो जातियां बनी, इसके बारे में मनुस्मृति में कुछ उल्लेख आते हैं। अनुमान हम लगा सकते हैं कि जातियां दो कारणों से बनी हैं। एक तो वर्ण संकरों से बनी है, जैसे मनुस्मृति में बताया, और दूसरी बनी है यह अपने अपने व्यावसायिक कौशलों के आधार पर। जो लकड़ी का काम जानता है वो सुतार बन जाता है, सुतार जाति हो जाती है उसकी, क्यों? आनुवंशिकता से वो चलता है। कोई तेली होता है तो कैसे होता है? आनुवंशिकता से उस कौशल को आत्मसात कर लेता है, और सेवा भाव से लोगों के, समाज के आवश्यकता के लिए जितने तेल की आवश्यकता है उतने तेल का उत्पादन करता है और वितरित करता है। तो तेली जाति बन जाती है, सुतार जाति बन जाती है, लोहार जाति बन जाती है। ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण की जो जातियां हैं, क्षत्रिय जातियां जो है, उनमें भी रक्षण व्यवस्था के जो अलग अलग उसके पहलू हैं, उन पहलुओं को लेकर क्षत्रिय जातियां बन गई। ब्राह्मण जातियां भी कैसे बनी होंगी? तो हम देखते हैं कि ये जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चार वेदों की कुल मिलाकर 1131
इतनी सारी शाखाएं थी और हर शाखा जो है इसका अपना कुछ विशेषत्व ऐसा था। इस हर शाखा की विशेषता को संजोए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से जब कुछ ब्राह्मण परिवार ऐसा व्रत ले लेते थे तो उनकी एक जाति बन जाती थी। जैसे यजुर्वेदी माध्यन्दिन ब्राह्मण, तो ये यजुर्वेद की जो माध्यन्दिन शाखा है उसकी परंपरा चलाने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसी उनकी जाति बन गई ऋग्वेदी ब्राह्मण। तो इस प्रकार से ऋग्वेद की कोई शाखा को लेकर ऋग्वेदी ब्राह्मण बन गए, उनकी जाति बन गई। तो इस प्रकार से जातियों का संबंध जो है यह है व्यावसायिक कौशलों से, बौद्धिक स्तर के होंगे या भौतिक स्तर के होंगे, दोनों ही प्रकार के। तो शिक्षण, रक्षण और पोषण तीनों व्यवस्थाओं में जितने कौशल लगते हैं, जितने कौशल आवश्यक होते हैं, इन सब के आनुवंशिकता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतुलन को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था का नियोजन किया गया था। किसने किया था? यह भारत में तो परंपरा यह रही है, श्रेष्ठ काम करो लेकिन गुमनाम रहकर, अनाम रहकर करो। देखिए, आप इतनी सारी अजिंठा की जो गुम्फाएं हैं देखेंगे, अजंता की या वेरूळ की इतनी सारी कलाकृति देखेंगे, आपको कहीं भी किस कलाकार ने ये बनाया है ये नहीं मिलेगा। वरना आज की परंपरा क्या है, छोटा सा एक बहुत ही घटिया भी चित्र कोई बनाता है तो नीचे चित्रकार का अपना नाम लिख देता है। रेल के डिब्बे में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसका जो प्रसाधन गृह होता है, किस प्रकार से उसमें लोग अपने नाम लिखते हैं। और जो ऐसे श्रेष्ठ गुम्फाएं वगैरह हैं वहां आप जाकर देखेंगे लोहे का किला लेकर लोग उसमें अपने नाम लिखते हैं, जैसे इन्होंने बनाई है वो गुम्फा। इतनी विकृति लोगों में आ गई है वर्तमान काल में। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा तो गुमनाम रहकर श्रेष्ठ काम करने की रही है। और इसलिए जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था किसने निर्माण की, इसका सीधा सीधा कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इस जाति की प्रथा जो है, इसको अब हम फिर से एक बार वर्ण और जाति के ताने बाने को समझकर फिर जाति प्रणाली के जो लाभ हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। इनके ताने बाने को समझने की दृष्टि से कुछ 4-5 बिंदु जो है उनको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। जातियां केवल 3 प्रकार की होती हैं। मैं प्रकार बता रहा हूं, हर प्रकार में कई सौ या शायद कई हजार जातियां हो सकती हैं। एक प्रकार है ब्राह्मण जातियां, दूसरी है क्षत्रिय जातियां, तीसरी है वैश्य जातियां। वैसे तो ब्राह्मण जातियां, क्षत्रिय जातियां, वैश्य जातियां, इस प्रकार का संदर्भ उल्लेख किसी भी भारतीय राष्ट्रीय साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। यह तो अंग्रेजों ने यहाँ की जातियों को इस प्रकार से वर्णों के नामों से जोड़ दिया। लेकिन उन्होंने एक छल कपट उसमें यह भी किया, यह करते समय उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में शूद्र जातियों का निर्माण कर दिया। शूद्र ऐसे चौथे प्रकार की जातियों का निर्माण किया जो सामान्यतः सब वैश्य हुआ करते थे, उन्हें इन्होंने, अंग्रेजों ने शूद्रों में डाल दिया और एक बहुत बड़ी मात्रा में शूद्रों की संख्या खड़ी कर दी। एक विद्वेष का भाव शूद्र जाति के लोगों में, जिसे तथाकथित शूद्र जातियां निर्माण की उन्होंने, उनके मन में जो उच्च वर्णीय जातियां हैं उनके विरोध में द्वेष, त्वेष, क्रोध, इसका निर्माण करने का प्रयास किया। तो वास्तव में जातियों के प्रकार 3 ही होते हैं, ब्राह्मण प्रकार की जातियां, क्षत्रिय प्रकार की जातियां, शूद्र और वैश्य प्रकार की जातियां। शूद्र नाम की कोई जाति नहीं होती, लेकिन वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आप ब्राह्मण प्रकार की, क्षत्रिय प्रकार की, वैश्य प्रकार की जितनी भी जातियां हैं, हर जाति में, यानी वैश्य प्रकार की जातियों में कहिए, मान लीजिए सुनार एक उसमें की जाति है, तो इस सुनार जाति में चारों वर्णों के लोग मिलेंगे आपको।
ब्राह्मण वर्ण के मिलेंगे, क्षत्रिय वर्ण के मिलेंगे, वैश्य वर्ण के मिलेंगे और शूद्र भी मिलेंगे, लेकिन शूद्र जाति नहीं होती। शूद्र यह इन तीनों प्रकार की जातियों के, हर जाति में शूद्र तो मिलेंगे, लेकिन शूद्र करके अलग जाति नहीं होती। यह जो जातियों में चारों वर्णों के लोग मिलते हैं, आप जिस भी जाति के हो, जाति को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, किसी एक जाति को लेकर थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आप, आपके ध्यान में आएगा क्या रे, ये तो सच है कि हर जाति में चारों वर्णों के लोग तो हैं। अब जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, कौन थे? इन्हें तो शूद्र जाति में डाल दिया गया था अंग्रेज सरकार ने, और आज भी हम उनकी जाति को शूद्र जाति ही मानते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि बाबा साहेब अम्बेडकर किस वर्ण के थे? उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसे कौन से काम किए जो शूद्र वर्ण के कहे जा सकते हैं, जिनकी प्रधानता से उन्हें शूद्र कहा जा सकता है? आपके ध्यान में आएगा, यदि वर्ण ही देना है, वर्ण से ही उनकी पहचान करानी है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर यह महार जाति में पैदा हुए थे। वो शूद्र जाति नहीं, वो वैश्य जाति थी। तो महार जाति में पैदा हुए ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति थे। इसे समझने में हमें देर नहीं लगेगी। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे उस समय के जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने इसे ठीक से समझा नहीं, और इस अंग्रेजों ने किए हुए षड्यंत्र में वह भी सहभागी हो गए। और आज जो जाति व्यवस्था के कारण एक विघटन की परिस्थिति निर्माण हुई है, उसमें उनका भी, हमारे जो तथाकथित धर्म मार्तंड है, तथाकथित जो समाज सुधारक हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और इनके सबके किए हुए पापों के फल हमें भुगतने होंगे, कठोर कष्ट करने होंगे इस व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से। तो ये जो चारों वर्णों के लोग सब जातियों में होते हैं, जातियों में परस्पर परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। वर्ण में एक वर्ण के जन्म से जिसका एक वर्ण कुछ उसे मिला है, जन्म कुंडली में लिखा है उसके, ऐसा व्यक्ति अपनी तपश्चर्या से, अपने कर्मों से अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है। जो जन्मजात होता है उसे बदलना बहुत कठिन होता है। लेकिन ऐसी कोई तपस्या करता है तो वर्ण परिवर्तन के उदाहरण तो हमारे पुराणों में बहुत मिलते हैं। विश्वामित्र का तो वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। वह राजर्षि माने जाते थे, ऋषि तो थे, लेकिन वह क्षत्रिय होने से राजर्षि माने जाते थे, और उन्हें ब्रह्मर्षि बनने की लालसा थी, इच्छा थी। बहुत तपस्या करनी पड़ी और बन गए वो आखिर। वाल्मीकि थे तो ब्रह्मर्षि कैसे बन गए? तो ब्राह्मण वर्ण के गुण लक्षण तो जन्म से उनमें थे, वो ढक गए थे। उनके ऊपर जो उनकी, जिस कुटुंब में उन्होंने जन्म लिया था, उसके संस्कार जो थे, उनका आवरण चढ़ गया था, तो डकैत बन गए थे। जैसे ही नारद जी ने उनको स्मरण दिलाया उनके पूर्व जन्म के संस्कारों का, जन्मजात उनके जो गुण लक्षण थे उनकी याद दिलाई, तो उन्होंने डकैती छोड़ी और तपस्या करके ब्रह्मश्री बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पूर्व काल में है, आज भी ऐसे उदाहरण हैं। जैसे शूद्र जाति में जन्मा हुआ भीमराव, यह ब्राह्मण वर्ण का बन जाता है, ब्राह्मण वर्ण के गुण लक्षण प्रकट करता है। और हमारे यहाँ तो कहा गया, महाभारत में भी कहा है, ऐसा प्रसंग आता है कि शंकर भगवान पार्वती जी को बता रहे हैं कि देखो, जो शूद्र के घर जन्म लेता है, यानी शूद्र वर्ण का व्यक्ति तो है, उसका भी परिवार होता है, उसकी जाति नहीं हुई तो भी वह शूद्र व्यक्ति है। उसके घर में बच्चा जो जन्म लेता है वो किसी भी वर्ण का हो सकता है, और फिर वह अपने गुण कर्मों से, तो भगवान शंकर बताते हैं पार्वती जी को कि देखो, जो अपने गुण कर्मों से ब्राह्मण के कर्म करता है, ब्राह्मण जैसा व्यवहार करता है, वह जन्म से
यानी किसी शूद्र के घर में जन्म लेने से वह शूद्र नहीं होता। वो ब्राह्मण जैसे कर्म करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण ही माना जाता है। और जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ऐसा व्यक्ति यदि शूद्र के कर्म करता है तो उसे शूद्र ही मानना चाहिए। इतना स्पष्ट है। दुर्भाग्य से आज ऐसा हो गया है कि ब्राह्मण जातियों में जन्मे हुए सब लोग, वो शूद्रों जैसा व्यवहार करने वाले लोग भी ऐसा अहंकार मन में पालते हैं कि हम तो श्रेष्ठ हैं। अरे कैसे श्रेष्ठ हैं? तुमसे श्रेष्ठ तो जिन्हें आज तथाकथित शूद्र जाति कहा जाता है, उस शूद्र जाति का जो वैश्य है वह तुमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम ब्राह्मण जाति के शूद्र हो। इसे समझना होगा। देखो, ब्राह्मण जातियों में शूद्र आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हुए ऐसे कई आपको मिलेंगे जिन्हें महाराज कहते हैं, जो केवल खाना पकाने का काम करते हैं, इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते, इतना ही आता है उनको। ये कौन है? कोई ज्ञानी है? ये कोई अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग हैं? ये कोई वेदाध्ययन करने वाले लोग हैं? वेदों का उपदेश करने वाले लोग हैं? अरे उसका तो लवलेश भी इनमें नहीं होता। फिर ये ब्राह्मण कैसे? ये ब्राह्मण पिता के घर में जन्म लिए हुए शूद्र व्यक्ति हैं, जो केवल खाना पकाना जानते हैं, ब्राह्मण जाति के शूद्र हैं। इस प्रकार से वर्ण के अनुसार सम्मान, वर्ण के अनुसार कर्म करना, वर्ण के अनुसार जीवन जीना, इस प्रकार की प्रथा परंपरा को हमें शुरू करना होगा, अपने से शुरू करना होगा। आप देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें आपका वर्ण कौन सा है, और उस वर्ण के अनुसार उसके जो कर्तव्य कर्म क्या है। भगवत गीता में जिसे स्वधर्म कहा गया है, यानी जो वर्ण धर्म है, उस जन्म कुंडली के आपके वर्ण का वर्ण धर्म क्या है, इसको समझो और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे चलाने की दृष्टि से प्रयास करो। इसमें तो कोई विरोध नहीं कर सकता। और परिवर्तन की प्रक्रिया तो ऐसे ही चलेगी। हम कहेंगे कि भाई तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, तुम ब्राह्मण का सा व्यवहार करो, वो कहेगा जाने दो, मेरे को ये त्याग तपस्या करने की मुझे कोई जरूरत नहीं महसूस होती, मैं क्यों करूं? इसके लिए उपदेश करने मत जाओ। लोग आपके व्यवहार से समझेंगे। अरे देखो, पहले तो इस प्रकार का व्यवहार करता था, आज देखो, आज ये ब्राह्मण जैसा व्यवहार करने लगा, ये क्षत्रिय जैसा व्यवहार करने लगा, इसके जैसा हमने व्यवहार करना चाहिए, ऐसा लोगों को लगे। इस प्रकार से ये परिवर्तन की प्रक्रिया को धीरे धीरे विवेक से लेकिन आग्रह पूर्वक चलाना हो। अब जाति व्यवस्था का ये जो ताना बाना है, इसको हमने समझा। अब जाति व्यवस्था के बारे में जो दोषारोप किए जाते हैं उनका निराकरण भी देख लेते हैं। पहला आरोप यह किया जाता है कि इससे जातियों में भेद निर्माण होते हैं। देखो, जातियों में समाज बटा हुआ था, ये तो सत्य है, लेकिन उसमें एक जाति और दूसरी जाति में भेद भी रहे, अंतर भी रहा, लेकिन झगड़े कभी नहीं हुए। लेकिन यहाँ जाति भेद जब वो कहते हैं तो झगड़े होते हैं, ऐसा उनका तात्पर्य होता है, लेकिन ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण नहीं है। तो यह आरोप ही झूठा है कि जाति व्यवस्था के कारण जाति भेद निर्माण होते हैं और समाज जीवन यह अव्यवस्थित हो जाता है, संघर्ष से भर जाता है। झूठ, सरासर झूठ। एक में कहा जाता है, एक आरोप किया जाता है कि इसमें उच्च नीचता की भावना होती है। अब ये जो नीच शब्द है ना, ये बहुत घटिया शब्द है, और नीच शब्द जिसके बारे में आप प्रयोग करेंगे उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसके लिए जातियों में और वर्णों में भी श्रेष्ठता कनिष्ठता तो रही, समाज के लिए जो अधिक त्याग तपस्या करेगा, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, और उस दृष्टि से आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सब जातियां समान है, क्योंकि समाज जीवन के किसी न किसी आवश्यकता की पूर्तियां वो करती हैं। और इसलिए जाति की दृष्टि से जब सम्मान का विषय आता है तो सब जातियां समान स्तर पर मानी जाती हैं। और जिस संदर्भ में, यानी आप कहेंगे कि अभी युद्ध का प्रसंग है और अभी मैं शूद्र हूं, लेकिन मुझे भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना सेनापति को मिलता है, तो नहीं चलेगा। क्षत्रिय वर्ण का जो सेनापति है, उसका उस युद्ध के प्रसंग में सम्मान जो है वो सबसे ऊपर है।
उसका जो कथन है, उसका जो वचन है, वह उस समय सबके लिए ग्राह्य है। जब वेदाध्ययन का विषय आएगा, जब अध्ययन अध्यापन का विषय आएगा, जो ब्राह्मण वर्ण का है, जो उस अध्ययन अध्यापन के लिए पात्रता प्राप्त कर चुका है, उसका वचन जो होगा, उसका कथन जो होगा, वह सबके लिए सम्माननीय होगा। तो जातियों के स्तर पर तो सब समान हैं। वर्ण के स्तर पर जो पूरे समाज के स्वाभाविक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरने के लिए तैयार होता है, ऐसा जो क्षत्रिय है उसका दूसरे क्रमांक का सम्मान आता है। जो शासकीय स्वतंत्रता की जिम्मेदारी लेता है और उसे स्थापित करने का पूरा प्रयास करता है, पूरी अपनी जान न्यौछावर कर देता है उसके लिए, तो उसको सम्मान मिलेगा ही। और सम्मान यदि नहीं मिलेगा तो वह समाज नष्ट होगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि उन्नत होने की कोई कसौटी समाज में यदि नहीं होगी, जो श्रेष्ठ है और जो घटिया है, जो शत्रु है समाज का, इन दोनों को आप एक ही स्तर पर रखेंगे तो श्रेष्ठ बनने की जो एक ललक है, श्रेष्ठ बनने की जो लालसा है समाज जीवन में, वह नष्ट हो जाएगी और समाज नष्ट ही हो जाएगा। इस प्रकार से जाति व्यवस्था जो है, इसके दोषों में तीसरा दोष माना जाता है, इसके कारण अस्पृश्यता समाज जीवन में फैली। यह भी सरासर झूठ है, क्योंकि जाति व्यवस्था की जो मूल ऐसी अवधारणा है, उसमें स्पृश्य और अस्पृश्यता का तो कोई संबंध ही नहीं है। यह तो कालांतर में, जैसे मुसलमानों के काल में मैला ढोने वाले लोगों की आवश्यकता निर्माण हुई, क्योंकि भारत में तो ये जो संडास है, टॉयलेट है, इनकी व्यवस्था तो थी नहीं। नहाने स्नान घर तो घर में था, लेकिन शौचालय के लिए तो बाहर जाते थे। तो मैला उठाने की प्रथा आई कहां से? ये तो मुसलमानों की प्रथा है। ये मुसलमानों के काल में, क्योंकि इनकी औरतें बाहर जाती नहीं है, तो घर में जो मैला जमा होगा जाएगा कहाँ? वो तो घर को नर्क बना देगा। तो इसके लिए जबरदस्ती कठोर दंड का डर दिखाकर जिन हिंदुओं को इन्होंने मैला उठाने के लिए बाध्य किया, उनकी एक अलग जाति बन गई और मैला उठाने वाले लोग हैं, इसके लिए वो अस्पृश्य मानने लग गए। जो मृत पशुओं के शरीर को लेकर कुछ उद्योग व्यवसाय करते हैं, जैसे चमार हैं। चमार की भी एक विशिष्ट जाति, जो उस पशु का चमड़ा निकालती है, उसको पकाती है, उसको उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसको उपयोग करने योग्य बनाती है। उसकी हड्डियां हैं, उसका खून है, उसका मांस है, उसका व्यवसाय करते हैं। तो ऐसे पशु हत्या करने वाले लोगों को भी अस्पृश्य माना जाने लग गया कालांतर में। मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, कब मानना चाहिए, यह तो चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उसे अस्पृश्य माना जाकर भी द्वेष भाव नहीं था, न तो उस अस्पृश्य जिसे माना गया उसके मन में था, और न ही जो जिन्हें तथाकथित श्रेष्ठ जातियां कहा जाता था उनमें भी नहीं था। यह तो अंग्रेजों ने हमारे मन में जो भ्रम निर्माण किया है, उसके कारण यह चलता है। जातियों के लाभों के बारे में बात करने से पहले मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने भीष्म इंडिक के पुस्तकों के बारे में जानकारी दें सबको। स्वाति जी। जी सर। नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान भीष्म प्रकाशन ने 2 खंडों में प्रकाशित किया है। ये जो व्याख्यानमाला जिस पर आधारित है, ये 2 खंड है। मात्र 799 रुपए में ये हमने उपलब्ध कराए हैं। इसका गूगल पे क्रमांक है 9503864401। भीष्म प्रकाशन का यह क्रमांक है, कृपया आप नोट डाउन करके रखिएगा। जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं, ये बताने वाला
और प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित करने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला ये अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ हमारे घर में हमारी नई पीढ़ी के लिए होना ही चाहिए। मैं आह्वान करती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ कि जो आपके स्नेही जन है, समविचारी लोग हैं, उनमें भी आप ये जरूर भेज दीजिएगा। सर का और एक महत्वपूर्ण किताब है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। ये तो मात्र 250 रुपए में हमने उपलब्ध किया है। इसका भी गूगल पे क्रमांक 9503864401 ही है। आप ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। तो कृपया किसी को उपहार में देने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्नेही जनों के लिए आप ये किताब जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। आगे विषय को बढ़ाते हैं। तो जो दोषारोप किए जाते हैं उनमें एक और भी दोषारोप होता है। इसके कारण समाज जीवन का आर्थिक विकास रुक जाता है। अब ये कितना झूठ है ये तो हम समझ सकते हैं। ये जो भारत सोने की चिड़िया बना था, कैसे बन गया था? जाति व्यवस्था तो थी उस समय। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं, यह भारत की समृद्धि को, संपत्ति को लूटने के लिए हुए हैं। और ये जो सब संपत्ति थी, यह इस जाति व्यवस्था के कारण भी थी और उसकी उपस्थिति में भी थी। इसे हमें समझना होगा और इसके लिए इस झूठ को समझना कोई बहुत कठिन बात नहीं है कि इसके कारण कोई आर्थिक अवरोध समाज जीवन में निर्माण नहीं होते हैं। आर्थिक उन्नति की दृष्टि से यह एक पूरक ऐसी प्रणाली है। और ये कहा जाता है इससे राष्ट्रीय एकात्मता खंडित होती है। फिर सरासर झूठ। पूरे इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है एक जाति खड़ी हो गई और राष्ट्र के विरोध में खड़ी हो गई। आज हम देखते हैं कि ऐसे कई संगठन हैं हमारे देश में, समाज में, कि जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। और ये सब जाति विरोधी वाले लोग हैं जो जातियों में नहीं मानते हैं। ऐसे ये सब लोग हैं जो राष्ट्र के विरोधी काम करने में कोई संकोच नहीं रखते। तो इस दृष्टि से ये सब दोषारोप जो किए गए हैं वो केवल अंग्रेजों का अंधानुकरण करने वाले लोग जो हैं वो करते हैं। जो वास्तविक मुख्य दोष है अस्पृश्यता का, उसका निवारण करना यह तो बनता है, यह आवश्यक माना है। पर किया जा सकता है क्योंकि मूल में है ही नहीं। अब मान लीजिए मैला ढोने का तो विषय आज समाप्त हो गया है, लेकिन जो अन्य पशुओं के शरीर पर काम करने वाले जो लोग हैं, वो यदि शुद्ध होकर नहा धोकर मंदिर में आते हैं तो उनका स्वीकार किया जा रहा है आजकल। तो अस्पृश्यता का तो विषय यह भी धीरे धीरे नष्ट ही हो रहा है। इसके लिए उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास करने की आवश्यकता अवश्य है। अब जाति व्यवस्था के लाभ के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके जो मेरे जीवन का भारतीय प्रतिमान के कौशल समायोजन नाम का जो अध्याय है, उसमें मैंने 26 लाभ गिनाए हैं। 26। जो लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था यह समाज के लिए कलंक है, इसको यथाशीघ्र इसको नष्ट कर देना चाहिए, मेरा उनसे एक विनम्र आह्वान है, विनम्र विनती है कि इसको नष्ट करने के लिए आप आगे जा रहे हैं, हम आपके साथ में हैं। बस आप एक काम कीजिए, ये जो 26 लाभ इन जाति व्यवस्था के थे, जाति प्रणाली के थे, इन 26 लाभों को प्राप्त करने के लिए इनसे भी श्रेष्ठ ऐसी कोई दूसरी प्रणाली समझा दो हमें, हम उसका स्वीकार कर लेंगे, इसको तोड़ देंगे, आपके साथ में रहेंगे। लेकिन इनमें से एक ने भी, जितने भी लोग जाति व्यवस्था को गाली देने वाले हैं, इनमें से एक में भी वह प्रतिभा नहीं है,
इसके लिए कोई श्रेष्ठ विकल्प की प्रस्तुति करें। यह तो मेरी दृष्टि से मूर्खता का लक्षण है कि कोई व्यवस्था हम चला रहे हैं, उसमें दोष निर्माण हो गए, तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, थ्रो बेबी विथ बाथ वाटर। वो पानी में नहला रहे हैं बच्चे को, तो पानी गंदा हो गया, तो पानी के साथ में बच्चे को भी फेंक दिया। ये तो मूर्खता का ही लक्षण माना जाएगा ना। विकल्प खड़ा करो। घर में दीमक लग गए हैं तो घर तो बदलना होगा, लेकिन नया घर तो बना हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम ऐसे मूर्ख हो गए हैं कि पहले इस घर को तोड़ो, भले हम धूप पानी में बारिश में खड़े हो जाएंगे। अरे कैसे खड़े होंगे? मूर्ख होंगे तो ही खड़े होंगे, अन्यथा जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो पूरे उस दीमक की कुछ चिकित्सा करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, तब तक दूसरे घर की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था के 26 लाभों को, उनमें से कुछ लाभों को मैं अभी गिनाऊंगा। पूरे लाभ तो यहाँ चर्चा करना संभव नहीं है, एक सत्र इसमें ही और चला जाएगा। यहाँ केवल मैं उनकी ओर केवल संकेत कर दूंगा। सबसे पहला तो ये आता है कि जाति व्यवस्था यह भारतीय समाज की ऐसी व्यवस्था थी, प्रणाली थी, जिसके कारण समाज के हर व्यक्ति को कुछ काम मिलता था, कुछ सार्थक यानी समाज के हित की दृष्टि से उपयुक्त ऐसा काम मिलता था, ऐसा दायित्व मिलता था। उसके सामर्थ्य के अनुसार वो उसे उस दायित्व को निभाए, ऐसी अपेक्षा होती थी। और इस कारण आज जो समाज जीवन में सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं, ये बेरोजगारी थी नहीं। भारत में अंग्रेज आने से पहले बेरोजगारी शब्द ही नहीं था हमारी किसी भाषा में, आज भी नहीं है। ये बेरोजगारी तो अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी और बेरोजगारी जो फारसी शब्द है वहां से हमने ले लिया है। भारतीय समाज जीवन में तो बेरोजगारी का तो प्रश्न ही नहीं था। हर व्यक्ति के लिए सार्थक काम की योजना थी, ये जाति व्यवस्था में थी। आनुवंशिकता से चले आ रहे कौटुंबिक जीवन में हर एक को काम था, दायित्व था। आजकल क्या हो गया है कि व्यवसाय का चयन दो प्रकार से हो सकता है। उसमें से एक तो जाति प्रथा की परंपरा रही, जिसमें आनुवंशिकता से कौशलों का समायोजन करते हुए व्यवसाय का चयन होता था। यानी चयन क्या होता था, वो तो स्वीकार होता था, बस ये हमारे घर में इस प्रकार का कौशल है, मेरे पिताजी सुतार का काम करते थे, मेरे दादाजी सुतार का काम करते थे, मेरे परदादाजी भी सुतार का काम करते थे, तो मैं भी सुतार का काम करूंगा। तो मेरी जो आजीविका है उसकी आश्वस्ति यह स्वाभाविक थी। और जब यह आनुवंशिकता से होता था तो समाज जीवन में एक स्वाभाविक संतुलन यह बना रहता था। गांव की आबादी 1000 है, जिसमें 4 परिवार सुतार के हैं, तो आबादी जब 2000 बन जाएगी तो सुतार के परिवार भी 4 के 8 हो जाएंगे, या 4 की जो संख्या रही होगी उसके दुगने हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है, तो संतुलन बना रहेगा। तो केवल आजीविका की आश्वस्ति थी इतना ही नहीं, इसका संतुलन भी अपने आप इसमें रहा करता था, क्योंकि इसमें आनुवंशिकता से आने वाले व्यावसायिक कौशलों का विचार जाति के रूप में किया गया था। दूसरा जो प्रकार है व्यवसाय चयन का, वह है व्यक्तिगत। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि मेरे पिताजी सुतार का काम करते थे, इसके लिए मैं सुतार का काम करूंगा। मैं नहीं करूंगा सुतार का काम, मैं लोहार का काम करूंगा, या मैं किसी जगह पर चपरासी का काम करूंगा। अरे करो चपरासी का काम। लेकिन समस्या ये हो रही है, इसके कारण समाज जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का काम नहीं हो पाता, क्योंकि जिसे व्यक्तिगत स्तर पर जो विपरीत शिक्षा है, जो विपरीत ऐसी गलत भ्रामक ऐसी व्यवस्थाएं हमने अंग्रेजों की आगे चलाए रखी हैं,
इनके कारण परिस्थितियां ऐसी है कि कोई भी बच्चा अपना जो आनुवंशिक काम है वह करना नहीं चाहता। ये सब बच्चे ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें परिश्रम कम से कम हो और पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले। और इसके लिए ऐसे कुछ व्यवसाय हैं, जैसे आईटी का क्षेत्र है, तो बहुत बड़ी मात्रा में आईटी के क्षेत्र के लोग तैयार हो रहे हैं, धड़ाधड़। जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो भी आईटी के क्षेत्र में जा रहे हैं, जिन्होंने कॉमर्स किया है वो भी आईटी के क्षेत्र में जा रहे हैं। और इतना घमासान आईटी के क्षेत्र में चलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जिन्होंने आईटी का ज्ञान प्राप्त किया है, आईटी की शिक्षा ग्रहण की है, यह भी बेरोजगार हैं। और बेरोजगार का अर्थ यह नहीं है, बेरोजगार का अर्थ यह भी है कि उनकी पात्रता के अनुसार उनको काम नहीं मिल पाता, कम पगार पर वो काम करना बाध्य हो जाते हैं वो। यह भी बेरोजगारी का ही लक्षण है। तो इस प्रकार से समाज जीवन में एक असंतुलन निर्माण हो जाता है। जो सरल काम है वो करने के लिए लोग दौड़ते हैं और एक स्पर्धा की ऐसी होड़ लग जाती है, दूसरे को नीचे खींचना और खुद ऊपर चढ़ना, ऐसा द्वेष भाव उसमें निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं दूसरे को नीचे खींचने के लिए, अपने आगे बढ़ने की दृष्टि से। पात्रता तो कम होती है लेकिन जाना तो होता है शिखर पर। तो शिखर पर तो जो आगे बढ़ रहा है उसके पांव खींचो और उसको रोनते हुए आगे बढ़ जाओ। ऐसी जो गला काट स्पर्धा चलती है, तो यह व्यक्तिगत व्यवसाय चयन की प्रणाली में इस प्रकार की स्पर्धा, इस प्रकार की गला काट होड़, यह तो स्वाभाविक है और आज हम देखते हैं ऐसी चल रही है। ऐसी जब यह चलती है व्यक्तिगत व्यवसाय चयन की प्रणाली, तब हर वह व्यक्ति चाहता है कि बस मेरा ही उत्पादन जो है वह बाजार में रहे, बाकी सब उत्पादक नष्ट हो जाए। पूरे विश्व भर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं अकेला करूं, बाकी सब नष्ट हो जाए। और इसलिए अपने स्पर्धक को खड़े ही देना नहीं चाहता, वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है। हम देखते हैं आज जो मल्टीनेशनल्स चलते हैं, किस प्रकार से जो छोटे उद्योग हैं जो शायद बड़े होकर इनकी स्पर्धा में आ सकते हैं, उनको पहले ही मूल से ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं, हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। इस प्रकार से समाज जीवन द्वेष युक्त ऐसा हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है, अशांतिमय हो जाता है। और देखते हैं हम, ये जो सारा उत्पादन है, इसके लिए जो सृष्टि के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बेतहाशा शोषण होता है। अधिक से अधिक उत्पादन मैं करूं, इसलिए अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग होता है। और ये जो अधिक से अधिक उत्पादन है, यह मेरे पास जो यंत्र हैं वो जितना बना सकते हैं उतना अधिक से अधिक की सीमा होती है मेरे। और यह जो सीमा है यह कई बार मांग से बहुत अधिक होती है, और इसके लिए मांग से अधिक उत्पादन होते हैं तो एक और तो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, दुरुपयोग होता है। तो दूसरी ओर ये जो मांग से अधिक उत्पादन हो गया, इसका क्या करें? इसमें तो पूंजी फंस गई। तो अब कुछ भी करके आक्रामक और अनैतिक ऐसी विज्ञापनबाजी के आधार पर इस अतिरिक्त उत्पादन को लोगों के दिमाग में बिठाया जाता है कि हाँ, अरे कोलगेट लेनी चाहिए, कुछ भी करो। कभी वो कहते हैं इसमें नमक है इसके लिए कोलगेट लो, कभी कहते हैं नमक नहीं है इसके लिए कोलगेट लो। हर प्रकार की अलग अलग उल्टे सुलटे विज्ञापन ऐसे चलते रहते हैं, लोगों को भ्रम में डालते रहते हैं, लोगों को उकसाते रहते हैं, बच्चों के दिमाग में अंकित करते रहते हैं कि टूथपेस्ट का अर्थ है कोलगेट। जैसे अलमारी के बारे में एक समय था, जब अलमारी, लोहे की अलमारी लेनी है तो कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मैं गोदरेज लेने जा रहा हूँ।
क्योंकि उस समय गोदरेज ही बनाती थी ऐसी लोहे की अलमारियां। तो इस प्रकार से इनके ब्रांड बन गए। और ऐसे अनैतिक और अभद्र ऐसी विज्ञापनबाजी के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपने उत्पादन को बेचते हैं। जो स्पर्धक हैं उनको नष्ट करने का हर प्रयास करते हैं। प्रामाणिकता से यह जो नष्ट करने का काम थोड़ी होता है, यह तो अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाना, उनको कच्चा माल नहीं मिलने देना, सरकारी खातों पर दबाव डालना, इस प्रकार के अलग अलग तरीकों से यह छोटे उत्पादकों को नष्ट करने का प्रयास। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ यह जो व्यक्तिगत व्यवसाय चयन का विषय था यानी पहले तो नहीं था, आजकल जो है, इसके कारण समाज जीवन में स्वार्थ की जो भावना है उसको बल मिल रहा है। इसमें कुटुंब भावना नष्ट हो रही है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ता जा रहा है और कौटुंबिक भाव जो है वो नष्ट होता जा रहा है। और इसके लिए हम देखते हैं कि कुटुंब ध्वस्त हो रहे हैं, गांव हमारे ध्वस्त हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दृष्टि से व्यवसाय चयन करने लग गया है। अब कौटुंबिक व्यवसाय चलाना उसे रास नहीं आता। कुटुंब के व्यवसाय को छोड़कर, कुटुंब को तोड़कर वो दूसरी जगह पर चला जाता है जहां उसे पैसा मिलने लग जाता है, दूसरे किसी आजीविका के क्षेत्र में चला जाता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर श्रेष्ठ युवक, बुद्धिमान युवक, क्षमतावान युवक, संवेदनशील युवक जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां पैसे कम मिलते हैं। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, व्यवस्थापन के क्षेत्र में तो भरमार है प्रवेश लेने वालों की। लेकिन जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इन क्षेत्रों में तो जो इन पैसे देने वाले क्षेत्रों से उनमें जाने वाले लोगों के बाद में जो बचते हैं लोग, वही पहुंचते हैं वहां। और ऐसे ही लोगों में से फिर शासक बनते हैं, जो धूर्त होते हैं वो शासक बन जाते हैं। और फिर ये जो इंजीनियर हैं, ये जो व्यवस्थापक बन गए हैं, जो उद्योजक बन गए हैं, उनके ऊपर शासन करते हैं। शिक्षक देखिए, शिक्षक भी कहते हैं बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, थोड़े से और प्रयास करोगे तो तुम्हें मेडिकल में प्रवेश मिल जाएगा। क्या अर्थ है इसका? वास्तव में तो समाज को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देने वाला शिक्षक, यह समाज जीवन में सबसे सर्वोच्च सम्मान पाना चाहिए उसने। वही बताता है लोगों को कि अरे भाई, ये शिक्षक की पेशा में कुछ नहीं रखा है, मत बनो तुम शिक्षक। तो कैसा होगा समाज का? ये हो रहा है। तो मजबूरी में जो इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, जो व्यवस्थापन के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, जो कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकते, ऐसे लोग मजबूरी में फिर शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। क्षमता, योग्यता, पात्रता होने के बाद में भी दूसरी जगह पर न जाकर शिक्षक बनने वाले तो अपवाद होते हैं, और अपवाद हमेशा नियम सिद्ध करते हैं। तो शिक्षक बिगड़ता जाएगा तो समाज क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी बिगड़ेगा ही। घटिया शिक्षक, घटिया विद्यार्थी। अब इन घटिया विद्यार्थियों में से घटिया शिक्षक बनेंगे फिर, तो घटिया घटिया शिक्षक, तो घटिया 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 विद्यार्थी। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज जीवन यह पतित होता जाता है, यह पतन की दिशा में बढ़ता जाता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू बताकर मैं यहाँ समाप्त करूंगा, क्योंकि इसके लाभ तो बहुत हैं, वो आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मैं लाभ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारी जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण जाति का जो ये प्रणाली थी, इसमें सजातीय और सवर्ण विवाह हुआ करते थे। और इसके कारण समाज जीवन में आज जिस प्रकार से युवक और युवतियों में दिल फेंकू वृत्ति, दिल फेंकू भावना हम देखते हैं,
कि दिखा कोई अच्छा सुंदर सुदृढ़ ऐसा युवक दिखा तो लड़कियां उसके पीछे लग जाती हैं कि बस यही मेरा पति हो, यही मिल जाए मुझे। ऐसी कोई सुंदर लड़की देखी, उसके पीछे शुरू हो जाता है, युवकों का जत्था पीछे लग जाता है। अब ये पीछे लगना ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है वह इन बच्चों के, इन लड़कियों के और इन लड़कों के ब्रह्मचर्य पर होता है, इनके रज और वीर्य के पतन में होता है। और सारा समाज हम देखते हैं इस ओज तेज विहीन बनता जा रहा है कि युवावस्था में यह अपना ओज तेज गंवा बैठता है इस दिल फेंकू वृत्ति के कारण। लेकिन जब जातियां हुआ करती थी तो मेरा विवाह तो जाति में होगा और ये लड़की तो मेरी जाति की नहीं है, इससे विवाह तो मेरा होने वाला नहीं है, ये मेरे वर्ण की नहीं है तो इसके साथ मेरा विवाह होने वाला नहीं है। ऐसा जब युवक देखते थे तो उसकी उस लड़की की ओर देखते नहीं तो कितनी भी सुंदर हो। तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य का रक्षण भी इस जाति प्रणाली के कारण होता था। ऐसे छोटे छोटे कई लाभ इस जाति प्रणाली के मिलते रहे और इन सबको हमने लताड़ा है। हमारे जैसा दुर्भाग्यपूर्ण समाज अन्य कोई नहीं हो सकता जिसके पूर्वजों ने इस प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को बिठाया, जिन्होंने इसको प्रस्थापित किया। उन पूर्वजों को कोसते रहते हैं कि जिन्होंने जाति व्यवस्था निर्माण की। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। एक बात और बताकर मैं अपना कथन समाप्त करूंगा, थोड़ा अधिक समय हो रहा है, लेकिन यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ये जाति और वर्ण का जो ताना बाना था, इसमें वर्ण को बदलने के बारे में तो मैंने बताया कि विश्वामित्र का और इनके उदाहरण बताए मैंने, अंबेडकर जी का उदाहरण बताया। इसी प्रकार से जातियों में भी एक जाति में से जाति बदलकर दूसरी जाति में जाने की व्यवस्था होती है, आज भी है। ऐसा मैं कहूंगा आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह वस्तु स्थिति है। आज भी इस प्रकार की कोई व्यक्ति दूसरी जाति में जाना चाहता है, अपने कौशल के कारण होगा या किसी अपने प्रेम पात्र किसी लड़की या लड़के के लिए उस जाति में जाना होगा, तो उसके लिए दोनों जातियों की जाति पंचायतें बैठती हैं और फिर उस जाति बदलने वाले की प्रामाणिकता कितनी है, उसमें कितनी प्रामाणिकता से वह दूसरी जाति का काम करने के लिए तत्पर है, कितना उसके पास कौशल है, कितनी इच्छा शक्ति है उसके पास, कितना कठिन प्रसंगों को झेलने की सामर्थ्य उसमें है। इस प्रकार से उसको तौला जाता है। फिर दोनों जातियां निर्णय करती हैं और उसके ऊपर कुछ शर्तें लगाकर कि भाई आप 6 वर्ष तक या 10 वर्ष तक इस प्रकार से जो इस जाति का, नई जाति का जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसका आप काम करते रहिए। तब जाकर जब प्रामाणिकता से आप इस जाति का काम करेंगे, तब जाकर हम आपको हमारी जाति में स्वीकार करेंगे। तो जाति परिवर्तन की व्यवस्था तो आज भी है। हमारी व्यवस्थाओं के बारे में मैंने व्यवस्था धर्म के समय ये बताया था कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वो इतनी कठोर भी नहीं होनी चाहिए कि कोई उसका अनुपालन न कर सके, और इतनी सरल भी नहीं होनी चाहिए कि व्यवस्था ही न रहे। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ये जो दोनों प्रणालियां हैं, इसमें परिवर्तन की संभावनाएं तो रखी गई थी, लेकिन उनको इतना सरल नहीं रखा था कि कोई भी उठे और आज उसके मन में आया कि नहीं मैं ब्राह्मण वर्ण में का बनना चाहता हूं, तो लोग उसे ब्राह्मण वर्ण का स्वीकार करें और कल वो कहे कि नहीं मैं तो क्षत्रिय बनना चाहता हूं, तो परसों उसको वर्ण क्षत्रिय वर्ण का मानने लग जाए। ये तो व्यवस्था नष्ट करने का लक्षण हो गया। इसलिए वर्ण और जाति के परिवर्तन की भी जो व्यवस्था थी इस प्रकार से थी कि वह इतनी कठोर भी ना हो, इनका पालन ही न कर सके कोई, और न ही इतनी दुर्बल हो, इतनी शिथिल हो, ये व्यवस्था ही खत्म हो जाए। इस प्रकार से इस वर्ण प्रणाली को, इसके दोनों पहलुओं को हमने देखा, वर्ण की प्रणाली को और जाति प्रणाली को। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के ताने बाने को हम वर्ण प्रणाली कहते हैं। अगली
अगले व्याख्यान के पुष्प में हम इसका जो दूसरा हिस्सा है, आश्रम प्रणाली, इस आश्रम प्रणाली की शुरुआत करेंगे और उसके जो 2-3 उसके हिस्से हैं उनका एक एक कर विवेचन करेंगे। अगला हमारा जो पुष्प होगा उसका विषय होगा आश्रम प्रणाली। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कैलाश जी पहला सवाल पूछना चाहते हैं। कैलाश जी पूछिए। जस्ट मिनट, सेटिंग चेंज करती हूँ। जी कैलाश जी अनम्यूट करके अनम्यूट कर दी। मैं असल में रास्ते में चल रहा था, सुना था मैंने, आपने एक उल्लेख किया था कि जन्म के अनुसार जो है उसका वर्ण, जन्म क्या बोला था, जन्म पत्री के अनुसार उसके वर्ण की जानकारी मिल सकती है, ऐसा कुछ आपने? जन्म कुंडली, जन्म कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली में उसका वर्ण लिखा होता है हर बच्चे का। जन्म कुंडली जो पंडित जी बनाते हैं वो? बिल्कुल। अब देखिए, तो वर्ण उसमें लिखते हैं जी। ठीक है, बात बाकी तो मैं दोबारा से सुनना पड़ेगा आपका। आप देखिए, किसी की भी कुंडली निकाल कर देखिए, उसमें आपको वर्ण मिलेगा। जी जी। और इस वर्ण का संबंध राशि से होता है, किस राशि में उसने जन्म लिया है उसके तो हिसाब से वर्ण आजकल भी होते ये हैं। नई नई जातियां, जैसे सीए है ये एक जाति हो गई, कौन सी? इंजीनियर है ये एक जाति हो गई, ये भी जातियां ही हैं। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी एक जाति हो गई। ये इंजीनियर है, ये भी जाति हो जातियां गई। नहीं हुई है जी? कैलाश जी, यह जातियां नहीं हुई है, क्योंकि जातियां तो आनुवंशिकता से होती हैं। आज तो विपरीत हो रहा है, इंजीनियर का बच्चा है वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बड़ा मेडिकल का बड़ा प्रथित जैसा सर्जन होता है, बहुत बड़ा अस्पताल खड़ा करता है, उसका बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता। इसके जातियां दुष्प्रभाव नहीं क्या है, हो रहे हैं? हमारे यहाँ यह पर तो एक बहुत बड़े यह तो बिजनेसमैन है। जाति विहीन व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं आप। जी जी। उसके लेकिन कारण लेकिन इसको भी आपने जो बताया ना, इसको भी समझिए। देखो, कोई इंजीनियर होता है तो वो चाहता है कि इंजीनियर की बिरादरी में मेरी बेटी या मेरे बेटे की का विवाह हो, क्योंकि इस प्रकार के जो गिल्ड हैं, इस प्रकार के जो व्यावसायिक गुट हैं, ये पश्चिम में है, यूरोप में है, अमेरिका में है। तो इसके लिए हमारे यहाँ भी फिर वो इंजीनियर्स एक एसोसिएशन बन जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन बन जाती है। लेकिन यह जातियां नहीं है, यह तो अपने यानी जो इंजीनियर हैं उनके हित का रक्षण करने के लिए हमने इकट्ठा आना चाहिए। इस प्रकार से असुरक्षा की भावना से या अपने स्वार्थ को साधने की दृष्टि से, सबल बलवान बनने की दृष्टि से इकट्ठे आने को हमने एसोसिएशन ऐसे नाम दे दिए। एक बात और मेरी व्यापारी है एसोसिएशन जी। एक मेरा और एक जिज्ञासा थी। जिज्ञासा क्या, मुझे एक समस्या जो है, कई बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे व्यापार बिजनेस चल रहे हैं, काफी प्रॉपर्टी है उनकी, एक या दो बच्चे उनके होते हैं, आजकल हिंदुओं में ज्यादा बच्चे तो करते नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छे स्कूल में भेजा, और वहां पर उसकी व्यापार में रुचि रही नहीं उसकी, और वो कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई बाहर चला गया, और उसका व्यापार धंधा सब ठप हो गया, बंद करके उसने वो अपना कुछ कर रहा है। तो ये एक समस्या बड़ी निर्माण हो रही है। जो रोजगार देने वाली बात है, वो रोजगार देने में रोजगार हम दे रहे हैं, एक व्यापार में वो रोजगार दे सकता था, करोड़ों अरबों का व्यापार है, वो बंद करना पड़ रहा है उसको। ये एक समस्या आ रही है। ये जैसे मैंने अभी डॉक्टर का बताया ना, कि डॉक्टर था, बहुत सफल डॉक्टर था, बहुत बड़ा अस्पताल उसने खड़ा कर दिया, और बच्चा उसका डॉक्टर नहीं बनना चाहता। ये स्वाभाविक है, यही तो इसी को व्यक्तिगत व्यवसाय चयन प्रणाली कहते हैं, जो वर्तमान में सार्वजनिक है, सार्वत्रिक है, पूरे विश्व भर में इसी को मान्यता है। और इसके कारण बेरोजगारी भी है, और एक यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो स्वाभाविक रूप से जीन्स के माध्यम से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, वो भी ये सिद्ध करता है, बताता है कि कौशलताएं जो है, कुशलताएं जो है, ये आनुवंशिकता से जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। जिसे हम कहते हैं ना खानदानी गायक है, तो खानदानी कैसे हो गया अभी? क्योंकि उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणसूत्र गए, जीन्स गए हैं,
उनमें वो संगीत है, इसके लिए वो खानदानी गायक है। तो यह तो आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी मान्यता है कि आनुवंशिकता से कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विकसित होते हैं, लेकिन उसको हमने जब व्यवस्था में ढाला तो उसको तब वो जाकर जाति व्यवस्था बनती है। और उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए पूरा वातावरण, पूरे व्यवस्थाएं, पूरी शिक्षा हमारी काम कर रही है। तो इसी दृष्टि से ये जो जीवन का प्रतिमान कहा है ना, यह पूरे जीवन के प्रतिमान की समस्या है। ये पूरे जीवन के प्रतिमान के परिवर्तन की प्रक्रिया यदि हम नहीं चलाएंगे कोई टुकड़ों में, जैसे आपने कहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। अरे भाई, ये समस्या जो है ये प्रतिमान की समस्या है, यह कुटुंब टूटने की समस्या है, यह कुटुंब भावना को नष्ट करने की समस्या है, यह शिक्षण की समस्या है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक बनाता है बच्चों को, इसकी कुटुंब भावना को नष्ट करता है। तो समस्या तो हमने किस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों को दी है इसके ऊपर तय होगा। तो व्यक्ति के आधार पर, व्यक्तिगत स्तर पर व्यवसाय का चयन करेगा या आनुवंशिकता से जो चला आ रहा है घर में उसको आगे बढ़ाएगा। हमने ही उसको विपरीत शिक्षा देकर इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए योग्य बना दिया, तो तोड़ रहा है। तो पाप तो हमने किया है, यानी पहली पीढ़ी के लोगों ने किया है कि जिन्होंने इस प्रकार की गलत शिक्षा उसे मिले और उसके विरोध में कुछ नहीं कर रहे। तो यह तो आप और हम लोगों ने जो किए हुए पाप हैं वही हम भुगत रहे हैं। ये पाप करना कम करें, धीरे धीरे पाप करना बंद करें, तो फल भी उसके मिलेंगे। मेरे घर में कम से कम बोलना तो शुरू करिए कि मेरे घर में ये उदाहरण है जी। मेरे घर में उदाहरण है, मेरी बहू जो है उसने डॉक्टर की पढ़ाई की जी। घर में हमारे में व्यापार का वातावरण है, उसने डॉक्टरी बंद करके उसने उद्योग प्रारंभ किया। बोले पापा जी, मैं जो है 100-150 लोगों को नौकरी दे रही हूँ उस समय। बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे, देखिए आप कह रहे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आप एक बार आपकी बहू जो है उसकी कुंडली देखिए, उसका वर्ण कौन सा है जरा देखिए। जी जी। तो इसका रहस्य आपको समझ में आ जाएगा कि वो डॉक्टर जो बन गई थी वो तो बुद्धि के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण बनी थी। कोई भी बन सकता है, शूद्र वर्ण का भी कोई है तो डॉक्टर तो बन सकता है, बुद्धि यदि उसकी तेज है तो। लेकिन उसका स्वभाव क्या है, उसकी रुझान क्या है, वह आपके परिवार में बहुत सहजता से यह कर पाई क्योंकि इसके पीछे उसकी कुछ वैश्य की परंपरा रही होगी। आनुवंशिकता से कुछ तो उसके गुण सूत्रों में उपस्थित है, जिसके कारण जी 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 सहजता से स्वीकार कर लिया, और केवल स्वीकार नहीं किया तो बहुत आनंद से कर रही हो। जी जी। इन बातों को समझना होगा। इसीलिए पिछली बार मैंने कहा था 100 लोगों को आप चयन कीजिए और उनको प्रश्न पूछिए, आपको जो साप्ताहिक छुट्टी है वो बंद कर दी जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। तो आपके ध्यान में आएगा तो मुश्किल से 5-7-10 लोग ऐसे निकलेंगे, इतने भी नहीं निकलेंगे जो कहेंगे अरे मुझे तो बड़ा आनंद होगा। नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन सबके लिए बोझ है उनका काम, उनके स्वभाव के अनुसार, उनके जो आनुवंशिकता से चले आ रहे जो व्यावसायिक कौशल है इसके विपरीत कुछ काम कर रहे हैं, वो तो बोझ ही लगेगा ना उसका। जी जी ठीक है भैया। तो यह सब बातें जो है इनकी गहराई को हमें समझना होगा, बोलना शुरुआत करना होगा। आज तुरंत ये बदलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसके जो हानियां हैं, इसके कारण जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के जो लाभ थे वो कैसे हमारे छूट रहे हैं, कैसे नष्ट हो रहे हैं, इसके बारे में बात करना तो शुरू करना होगा ना, लोगों को समझाना तो शुरू करना होगा, लोकमत परिष्कार करना होगा, हमारा अध्ययन इस विषय में बढ़ाना होगा, तपस्या बढ़ानी होगी। प्रसाद जी जोशी अगला सवाल पूछेंगे। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए ये जाति व्यवस्था की महत्व है उसके लिए। अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भ्रम फैलाया गया वो अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन ये जो भी कुछ हो गया है उसे अभी हम रिवर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हम पुनः हमारी जो प्रणालियां हैं उसे प्रस्थापित कैसे कर सकते हैं, उसकी कोई
गाइडलाइन या कोई चिंतन हुआ है क्या, या कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, जैसे मैंने पहले पिछले सत्र में भी कहा था कि परिवर्तन की प्रक्रिया जो है, हमेशा जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह क्रांति से नहीं होते। ये जी हमेशा क्रांति की प्रक्रिया से चलते हैं परिवर्तन, और इसे ध्यान में रखकर यह धीमी गति से होने वाला विषय है। जो क्रांति से होता है वो प्रतिक्रांति होकर वो उसको, जो क्रांति से निर्माण किया गया है उसको नष्ट कर देता है। जो उत्क्रांति से निर्माण होता है, धीरे धीरे समाज जीवन की मानसिकता को परिवर्तन करते हुए जो होता है वह स्थायी होता है, स्थिर होता है। इसे ध्यान में रखकर समाज जीवन का आज जो मानस विकृत हो गया है, इसकी विकृति दूर करने की दृष्टि से हमें अध्ययन पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, समाज हित में सब लोगों के सर्वहितकारी क्या है इसे समझते हुए इसका समाज जीवन में प्रचार करना होगा, बात करनी होगी, समझाना होगा लोगों को। पिछली बार भी जैसे मैंने कहा था कि वाद और वितंडावाद में तो नहीं पड़ना है। जो झगड़ने के लिए आया है उसको नमस्कार कर दो, क्षमा मांग लो, छूटो वहां से। लेकिन जो प्रामाणिकता से समझना चाहता है उसके साथ संवाद तो होना चाहिए। जी। और इस संवाद के लिए, उसको समझाने के लिए हमारा ज्ञान इस विषय में कितना पैना है, कितना तेजस्वी है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए इसके जो पहले 2 चरण है परिवर्तन की प्रक्रिया के, उसका चरण है अध्ययन और अनुसंधान। हमने इसका अध्ययन किया। सामने आने वाला व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति है यदि, तो किसी भी प्रकार का हो, उसके हर जिज्ञासा का, शंका का निवारण हम कर सकें, इस प्रकार से हमारा अध्ययन तेजस्वी हुआ है क्या, करना होगा। दूसरा है लोकमत परिष्कार। लोगों की मानसिकता जो है उसका परिवर्तन। और जब ये मानसिकता परिवर्तन होगा तो लोग ही कहेंगे अरे भाई आप मुझे बताओ, मैं करना चाहता हूँ, कैसे करूं। फिर प्रत्यक्ष करने का विषय आता है। लेकिन जब हम अध्ययन अनुसंधान करते हैं, जब हम मानते हैं कि यह श्रेष्ठ है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे जीवन के, हमारे चरित्र में कहीं दिखाई देता है क्या? कि मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण वर्ण का नहीं हूँ। जैसे मेरी जन्म कुंडली में मैंने जब ये सब विषय अध्ययन करने लगा तो मेरी जन्म कुंडली मैंने देखी और मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी जन्म कुंडली में ब्राह्मण वर्ण तो है नहीं, ये तो अलग वर्ण है। तो फिर मैं विचार करने लगा कि ये कैसे होगा। तो मैंने जो एक बिंदु आपके सामने पिछले सत्र में रखा था कि हर मनुष्य में चारों वर्णों के गुण लक्षण होते ही हैं। इसमें उस वर्ण का व्यक्ति उसे तब कहा जाता है कि उस वर्ण के गुण लक्षणों की प्रधानता होती है। लेकिन चारों वर्णों के होने के कारण पहले और दूसरे क्रमांक के वर्णों में भी बहुत अंतर नहीं होगा। तो वर्ण के काम भी पहले वर्ण की उतनी सरलता से, सहजता से नहीं, लेकिन थोड़े से प्रयासों से कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से इस वर्ण प्रणाली को और जाति प्रणाली को हमें गहराई से समझना होगा। जी। अभी तभी तो हाँ, आपने जो बताया उसमें ये पूरा लेक्चर में मुझे 2 बातें ध्यान में आई कि जाति प्रणाली को नष्ट करने से जो परंपरागत जो ज्ञान विज्ञान के जो जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं वो हमारी नष्ट हो गई। तो जैसे मैंने अभी एक काशी का कोई मंदिर है, किसी मैं उसका नाम भूल गया, 100 साल पहले ही बना है, जो अभी अच्छी अवस्था में है, लेकिन उसका प्राइवेट का मतलब है 100 साल पूर्व तक इतना अच्छा आर्किटेक्चर और ये सब की जानकारियां उपलब्ध थी। तो इसे रिवाइव करने का कोई प्रयास हो रहा है, नंबर 1। सेकंड इज, दूसरा जो है, जैसे वैयक्तिक
जीवन में हम लोग कुछ बातें ऐसी कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो परंपरागत कुटुंब का जो भी कुछ घर के अंदर का ज्ञान रहता है, जैसे अचार घर पे बनाना, पापड़ घर पे बनाना, जैसे हमने 2 साल से 3 साल से शुरू किया कि मेरी पत्नी के साथ बात करके कि चलो हम अचार घर पे बनाएंगे, जैसा भी बनेगा। तो या फिर शैम्पू के बदले शिकाकाई का इस्तेमाल करना, तो ये सब चीजें हम ऐसा कुछ कोई जगह है कि जहां पर से हम ऐसी थोड़ी-थोड़ी चीजें जान सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है प्रयास? देखिए, पहली बात तो स्वावलंबी बनना, यह तो हर व्यक्ति की दृष्टि से, कुटुंब की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही। जी। लेकिन उसके साथ में यह देखना भी आवश्यक है कि अन्य जो व्यावसायिक हैं, उनकी जो आजीविका है उसको हम छीन न लें। इसका विवेक रखते हुए जितना हमें स्वावलंबी हम बन सकते हैं, जरूर बनना चाहिए। जी। जैसे घर में कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है, तो मैं इंजीनियर हूं, वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं, लेकिन छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल की कुछ बात होती है तो मैं संभाल लेता हूं। छोटी मोटी बात के लिए मैं हमेशा इलेक्ट्रिशियन के लिए भागता नहीं हूं। अभी छोटी मोटी बात के लिए तो ये करना ठीक है, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूं, फिर भी मेरी इलेक्ट्रिशियन का काम करने में अपना समय बिताऊं तो मैं अपने ज्ञान के साथ में अन्याय कर रहा हूं। क्या मैं अपने उस समय का सदुपयोग इससे अधिक श्रेष्ठ काम के लिए कर सकता हूं? यदि कर सकता हूं तो उसमें करना चाहिए। फिर ये जो अपने मेरे पास समय है इसके लिए कुछ भी करता फिरूं, ऐसा नहीं। मेरे पास समय है तो मेरे वर्ण का जो यानी जिसे भगवत गीता में मेरा जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म के अनुरूप मैं क्या क्या कर सकता हूं, इसका विचार करें। अचार नहीं बनाना चाहिए ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, या पापड़ नहीं बनाना चाहिए मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, लेकिन यह करते समय क्या हम अपना जो मैंने आप प्रसाद जोशी बात कर रहे हैं ना, जी जी जी। ब्राह्मण वर्ण के हैं आप, ब्राह्मण वर्ण के हैं या नहीं देख लीजिए आप, ब्राह्मण जाति जी। के तो हैं, तो आपका वर्ण कौन सा है, आपकी जाति कौन सी है? इस दृष्टि से और अधिक श्रेष्ठ काम कुछ कर सकते हैं क्या, इसका विचार पहले करिए। बाद में तो स्वावलंबी बनने के लिए जो करना पड़ता है कि परिचर्या का काम भी तो चारों वर्णों के लोगों को आना ही चाहिए। ये जी। शूद्र की बपौती थोड़ी ही है, ये ब्राह्मण वर्ण का भी है तो उसे परिचर्यात्मक काम तो आने ही चाहिए। जी। उसके पिता बीमार है तो उसके सेवा करने के लिए कोई नौकर ढूंढने जाएगा क्या? तो तुरंत जो आवश्यक है परिचर्यात्मक काम वो तो करना ही है उसने, उसे आना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से बाकी सब काम जो है, काम कोई भी कनिष्ठ नहीं है। जिससे हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ऐसा हर काम श्रेष्ठ ही है। लेकिन और अधिक हमारे स्वधर्म की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ काम कौन सा है, इसकी चाहे तो हम सूची बना के रखें और फिर प्रयास करें कि हाँ इतने सब करने के उपरांत भी मेरे पास समय बचता है, तो फिर आगे बढ़िए स्वावलंबी बनने की दृष्टि से। जी, धन्यवाद। नलिन दुबे, आप पूछना चाहते हैं? भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं नलिन नलिन दुबे दुबे। बोल रहा हूँ रीवा से। नलिन जी बोले? हाँ बोलिए। भाई साहब एक प्रश्न दिमाग में आ रहा था तो मैंने कहा आपसे मार्गदर्शन लें। वर्तमान भारतीय संदर्भ में वर्ण और जाति व्यवस्था की पुनर्स्थापना करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? जो जाति और वर्ण व्यवस्था समाप्त होती जा रही है उसके लिए हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए? मार्गदर्शन दें भाई साहब। वैसे तो शायद आप बीच में थोड़ा समय नहीं थे क्या, क्योंकि मैंने ये इसका उत्तर अभी दिया था कि नहीं भाई साहब, मैंने
किन्हीं के पे आपने उत्तर ये में ये दिया था कि हम लोगों को बातचीत करके, लोगों को समझाइश दे के, ये नहीं, मैंने सुना भाई साहब। जी। सबसे पहला तो यह है कि हमारा अध्ययन अच्छा हुआ है क्या, हम इसके बारे में, हमारा ज्ञान कितना तेजस्वी है, लोगों की शंकाओं का, जिज्ञासाओं का निराकरण हम करने में कितने सफल हो सकते हैं, यह उसका पहला चरण तो यह है। यह जब तक हमारा ठीक से नहीं हुआ, हम लोगों को कहने जाएंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। तो पहला चरण यह है। दूसरा चरण है लोकमत परिष्कार। लोगों के मन में जो है, जो एक कटुता इसके विषय में निर्माण हुई है, उस कटुता को दूर करके इस व्यवस्था के प्रति एक आदर की भावना समाज के लोगों में निर्माण करनी होगी। वितंडावाद इनका न हो निर्माण, इस प्रकार से ये करना होगा। और जैसे भाई साहब, जैसे जी माफ करिएगा भाई साहब, जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का जो लोप जितनी तेजी से होता जा रहा है और जो समझाइश का दौर बहुत कम है, तो क्या ऐसा भी संभव हो पाएगा कि कोई दिन ऐसा आए कि हमारी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था केवल नाम के लिए रह जाए, कि ऐसी कोई व्यवस्था थी भी? क्योंकि समझाइश देने की जो प्रवृत्ति है बहुत सीमित है और बहुत धीमी है। तो इसमें आप जो कह रहे हैं जी नलिन जी, आपका कहने का मैं मतलब समझ गया मैं, कि जिस गति से यह नष्ट होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूं वो बहुत धीमी है, और शायद ये हम करते ही रह जाएंगे और ये नष्ट हो जाएगी, ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसे हम इस ढंग से भी समझें कि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं, क्या इन व्यवस्थाओं के कारण समाज जीवन सुखमय बना है, शांतिमय बना है? तो समाज में असंतोष तो जो वर्तमान व्यवस्था है, व्यक्तिगत व्यवसाय चयन के कारण निर्माण हुई, इसके विरोध में भी रोष तो है। अब इस रोष को सही दिशा देने का काम करना होगा। इसके विरोध में जो काम कर रहे हैं वो तो करने वाले हैं, और ये जो पूरा जीवन जो है, ये पूरा जीवन जो अभारतीय बन गया है, इसके कारण समाज जीवन में, जिसे अंग्रेजी में चेन रिएक्शन कहते हैं ना जी, वो श्रृंखला प्रक्रिया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा जैसे कैंसर बढ़ता है ना, इस प्रकार से समाज जीवन में यह प्रक्रिया चलती ही है। यह बिगड़ने की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी से चलती है। किसी व्यवस्था को नष्ट करना तुलना में बहुत सरल होता है, ऐसी व्यवस्था को निर्माण करना बहुत तपस्या का काम होता है। तो इसकी प्रतिष्ठापना के लिए तपस्या तो करनी होगी। सरलता से, सहजता से, आसानी से होने वाला यह विषय नहीं है, इसे तो हमें समझना होगा। लेकिन यह यदि सर्वहितकारी है, ऐसी हमारी बुद्धियुक्त श्रद्धा है, तो निराश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सारा समाज बुद्धिहीन समाज लोगों से भरा हुआ है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। बुद्धिमान लोग तो हर पीढ़ी में होते ही हैं। जी बेचम। और इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो जो सर्वसामान्य है, समाज के पतन में सर्वसामान्य लोगों की भूमिका नहीं होती है। समाज का पतन होता है इस समाज जीवन में जिनका अनुकरण किया जाता है, ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं जिनका वर्णन भगवत गीता में किया गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः। यानी ऐसे समाज जीवन के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनका अनुसरण लोग करते हैं, ऐसे लोगों के पतन के कारण समाज पतित होता है। और इसके लिए हमारा लक्ष्य जो है, सर्वसामान्य व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को पकड़ के समझाना 150 करोड़, ये नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
तो ये जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनका प्रतिशत समाज जीवन में मुश्किल से 5% होगा, यह 5% जो समाज है, समाज का हिस्सा है, यह हमारा लक्ष्य हो, उनको इसकी महत्ता समझाना, अपने व्यवहार से, देखो मैं भी इसको प्रत्यक्ष व्यवहार में जी रहा हूं, ऐसा उनके ध्यान में लाना, उनको इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना, यह भी इसी प्रकार की एक चेन रिएक्शन के रूप में स्थापित होगी। देखिए, जब कोई भी परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक व्यक्ति से शुरू होती है। जी भाई साहब। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई तो शुरू में तो डॉक्टर हेडगेवार अकेले ही थे, लेकिन जिस प्रकार से ये संगठन बढ़ा, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रही और आज हम देखते हैं यह अरिथमेटिकल प्रोपोर्शन से नहीं, तो ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से वृद्धि पा रही है, क्योंकि एक साथ कई जगह से एक व्यक्ति किसी एक संघ के संगठन से संपर्क में आता है, दूसरे जगह से दूसरे संगठन के भी संपर्क में आता है, तो संघ के विचार के अनुकूल बनने की संभावनाएं और तेज हो जाती हैं। इसीलिए जो पतन की प्रक्रिया है, यह जैसे धीरे धीरे ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से चलती है, इसकी गति ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन की ओर बढ़ने की अधिक गतिमान होती है, लेकिन जो सुधरने की, जो उन्नत होने की प्रक्रिया है, वह भी शुरू में अरिथमेटिकल प्रोपोर्शन से, गणितीय प्रक्रिया से बढ़ेगी, और जब इसका थोड़ा विस्तार हो जाएगा तो भूमितीय ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ेगी, मल्टी डायमेंशनल बढ़ेगी। इसे हमें समझना होगा और इसके लिए निराश न होते हुए, हमारे अध्ययन को तेजस्वी बनाते हुए, लोकमत परिष्कार को करते रहें। परिवर्तन तो संभव है, क्योंकि लोग ही कहेंगे, लोग आके कहेंगे, हमसे पूछेंगे, हमें बताइए हम क्या करें। हमारे यहाँ मैंने एक बार अध्यापक की परिभाषा भी बताई थी। हमारे यहाँ अध्यापक नियुक्ति से नहीं बनते हैं। अध्यापक तो तब होता है जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान के एक स्तर पर पहुंचने पर उसे लगता है कि अब मैं कुछ लोगों को बताऊंगा, लोगों के हित की बात बताऊंगा, तो लोग उसे स्वीकार करेंगे, और वो लोगों को बताता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं, तो वो अध्यापक बन जाता है। ये होने की प्रक्रिया चलती है अध्यापक। वैसी ही समाज परिवर्तन यह होने की प्रक्रिया बननी चाहिए। बनाने की प्रक्रिया तो बाहर से शक्ति लगाने की होती है, बाहर से तो केवल प्रेरणा देनी चाहिए। बाकी तो अंत प्रेरणा से जो परिवर्तन होते हैं वो स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं। आभारी हूँ भाई साहब मार्गदर्शन के लिए। जी जी, आभारी हूँ भाई साहब मार्गदर्शन। प्रणाम। आवाज। केतन पुरोहित जी, अगला सवाल पूछिए। मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, मैं मोबाइल से बात कर रही हूँ। केतन जी, आप अनम्यूट करके पूछिए, ये आखिरी सवाल होगा। जी नमस्ते। बहुत टाइम भी हो गया, तो मैं सिर्फ 2 चीज कहना चाहूंगा। मैं आपने जो कहा उसके लिए बहुत आभारी हूँ, पहले तो अच्छे से समझाया, और दूसरा है कि मैं संपूर्णतया आप जो कहते हैं उससे एग्री में हूँ। आपने जो अध्यापक वाला जो कहा वो मेरा स्वानुभव भी है, तो उसके बारे में ज्यादा ना बोलते हुए ये टॉपिक के ऊपर आके ये कहूंगा कि अंग्रेजों ने जब भारत में आए या तो कहीं भी कॉलोनाइजेशन किया, तो वो लोगों ने हमारी जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थी वो तोड़ी। मगर यहाँ मैं कनाडा में हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ वो लोगों ने खुद के लिए तो वही जाति व्यवस्था रखी हुई थी, एटलीस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले के टाइम पर। यहाँ पे मिस्टर ब्लैक थे जो ब्लैक स्मिथ का काम करते थे, यहाँ पे मिस्टर कारपेंटर थे। जैसे हमारे यहाँ आडना लास्ट नेम होते हैं पुरोहित, शास्त्री वगैरह, या सुथार, लोहार, ऐसे यहाँ भी ऐसे सरनेम्स थी, और यहाँ भी वैसे कौटुंबिक तरीके से वही स्किल को आगे आगे लेके जाते थे। यहाँ भी वो लोगों ने नाम नहीं दिया था, मगर जाति व्यवस्था को तो फॉलो करना ही पड़ता था, क्योंकि वो नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक स्किल है। तो वो लोगों ने तो यहाँ उसको फॉलो किया ही है। सिर्फ वो लोगों ने इंडिया में उसको इसलिए फॉलो नहीं करवाया क्योंकि सिकंदर भी इसलिए हार गया क्योंकि उसने जाति व्यवस्था नहीं तोड़ी।
हम लोगों ने कभी भी राज्य व्यवस्था के ऊपर नजर रख के जिंदगी जी ही नहीं है। तुमको राजा बनना है बनो, हम हमारा काम करते रहेंगे। हम गांव में सुथार का काम करेगा, लोहार का काम करेगा। government dependent roti, the mode of income through the governmental instrumentation was never a part of Indian culture. तो इसके लिए अलेक्जेंडर भी चला गया, कुछ नहीं हुआ। मगर अंग्रेजों को ये लगा कि इन लोगों को अगर गुलाम बनाना है तो उनकी जो रोटी का जो मेन जरिया है, जो है जाति व्यवस्था, उसको तोड़ना है। इसलिए वो लोगों ने खुद की तो जाति व्यवस्था यूरोप में और अमेरिका में बराबर रखी, मगर हमारे यहाँ जाति व्यवस्था तोड़ दी, जिसकी वजह से हम सब लोग सो कॉल्ड गरीब हो गए, क्योंकि अभी हमें खाने पीने का कहाँ जाना वो प्रॉब्लम हो गया। और फिर हम लोग वो कारकुनी और गुलामी और फिर एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रोटी लक्ष्य शिक्षण वगैरह वगैरह में आ गए और आज तक यहाँ पहुंच गए हैं। जस्ट आई वांटेड टू शेयर माय 2 सेंट्स। इसमें आपका जो निरीक्षण है उसमें आप कह रहे हैं कि आज भी जो यूरो अमेरिकी देश हैं उनमें जाति व्यवस्था अभी भी बनी हुई है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं पहले थी, मैं कह रहा हूँ अभी से पहले थी। हाँ, वो जैसे आपने बताया कि जो सहज स्वाभाविक था वो वहां भी चलता था जी। हालांकि वहां जाति व्यवस्था ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, वो they never defined it. लेकिन आनुवंशिकता से कौशल का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना ये जो स्वाभाविक है उसका लाभ वहां के लोग भी उठाते थे जी। वो जाति व्यवस्था इस नाम से इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहां नहीं थी। इसे हम ठीक से समझें। हमारे यहाँ यह व्यवस्था थी, जातियों की जाति पंचायतें हुआ करती थी। जातियों की जाति पंचायतें उस जातियों के जाति धर्म को तय करती थी, किस प्रकार से समाज जीवन में योगदान देगा। जाति पुराण के माध्यम से जातियों में यह बताया जाता था कि अपने कर्तव्य क्या है, अपना जाति धर्म क्या है, यह बताया जाता था। ऐसी कोई व्यवस्था इंग्लैंड में नहीं थी, न ही किसी यूरोपियन देश में थी। यह तो हमारे यहाँ ही इस प्रकार की व्यवस्था रही है। अंग्रेजों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया, उसका मुख्य कारण यहाँ के ईसाईकरण में वह सबसे बड़ी बाधा थी। इसे हम समझें, लिख के रखा है अंग्रेजों ने। अंग्रेज जाति व्यवस्था को मानते थे या जाति व्यवस्थाहीन समाज व्यवस्था को मानते थे, ऐसा कुछ नहीं था जी। इसे हम समझें। और ये धर्मपाल जी ने 40 वर्षों के अंग्रेजों के आर्काइव्स के अध्ययन के उपरांत लिखे हुए ग्रंथ हैं ये जी। पुस्तक का नाम क्या बताया था आपने, फिर से बताएंगे? भारतीय चित्त मानस और काल। दूसरा है एक उनका पुस्तक भारत का पुनर्बोध। ऐसे 2-3 पुस्तक है। तीसरा एक पुस्तक है उनका द ब्यूटीफुल ट्री। चौथा पुस्तक है उनका वह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया। ऐसे 10 ग्रंथ है उनके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अंग्रेजों ने ही जो दस्तावेज निर्माण किए थे, जो अध्ययन किया था, लेकर उन्होंने लिखे हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ने का कोशिश करूंगा वो पुस्तक है। जी बिल्कुल। और चाहे तो फोन पर थोड़ी बात कर सकते हैं आप, फोन करके दे। जरूर से। ये टाइम सब लोगों का टाइम नहीं खाना चाहिए, इसलिए ज्यादा नहीं बात करेंगे, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कॉल। अलग से फोन करके थोड़ा और गहराई में बात कर सकते हैं। जी जरूर सर, शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के सत्र में यही रुकते हैं। अगले गुरुवार को हम आश्रम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। 7 जुलाई को श्लोक से हम समारोह करेंगे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।